Hello, good evening, everybody. So, we are starting with decision making and problem solving for Punjab PCS मेंस। जैसे कि हमने पहले स्टैट्स भी टॉपिक कवर किया है, और जो स्टैट्स है और साथ में जैसे ही डिसीजन मेकिंग है, ये बड़े टॉपिक्स इग्नोर किए जाते हैं। और पंजाब पीसीएस में अगर आपको अच्छा रैंक लेना है, तो द कंपटीशन जो वो है वो इन्हीं टॉपिक्स में है जिनमें बच्चों के एवरेज मार्क्स आएंगे। और इसीलिए वी आर स्टार्टिंग विद डिसीजन मेकिंग सीरीज, and this will also be a one stop solution for your GS4 का सेक्शन 3, जिसमें हमारे पास एक चीज हमें ध्यान में रखनी है पीसीएस मेंस में कि जो टॉपर हैं उनका एक ही फंडा है कि इफ दे वांट मोर मार्क्स देन दे शुड बी गुड इन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा स्टैट्स, वो इग्नोर होता है। दूसरा इग्नोर होता है डिसीजन मेकिंग। बच्चों को लगता है कि डिसीजन मेकिंग को हम वहीं पे जाके सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जो हमने जर्नल स्टडीज पढ़ा है वही इसमें यूज होना है। यह बात गलत नहीं है कि जीएस का इसमें यूज होगा, बट अगर आप देखो पीसीएस मेंस में डिसीजन मेकिंग में से और प्रॉब्लम सॉल्विंग में से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं एवरेज, और ये तीनों क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स ईच। तो टोटल हो जाता है आपका 45 मार्क्स का। तो ये आपका 45 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट है। अब एक चीज समझें, इसमें डिसीजन मेकिंग के आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन नहीं करनी है, गैदर नहीं करनी है। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है बस हम उसे स्ट्रक्चर करेंगे ताकि आपके जो एवरेज मार्क्स आते हैं इन डिसीजन मेकिंग कि आपके मान लो 7 to 8 मार्क्स आएंगे, इससे कम तो नहीं आएंगे अगर आप बिल्कुल ना पढ़ के जाओ। पर हमारा गोल है कि इसमें जब बच्चों के एवरेज या बिलो एवरेज आ रहे हैं, हमें इसमें हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं। हमारा गोल है 7 to 8 मार्क्स को हमें 11 to 12 मार्क्स में कन्वर्ट करना है, सो दैट इन एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग हमारे पास 4 मार्क्स का एज हो, सो दैट वी कैन गेट एन एज ऑफ 12 मार्क्स इन जीएस4। और आप देखेंगे जीएस4 में जहां पे बाकी टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट और साथ में डिसीजन मेकिंग, यहां पे इस पेपर में क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट भी बड़ा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यहां पे अगर आपको 130 प्लस मार्क्स लेने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप डिसीजन मेकिंग में प्लस 12 मार्क्स लें ताकि आपके मार्क्स 130 प्लस ले जाएं। क्योंकि साइंस में मान लो एक क्वेश्चन आ गया कोई बड़ा ही स्पेसिफिक, आपको आता नहीं है, देन यू कैन नॉट आंसर दैट। उस चीज को खत्म करने के लिए कि वहां पे नंबर कम हुए हैं वो डिसीजन मेकिंग में बढ़ जाएं, तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच कि आप डिसीजन मेकिंग को अच्छे से कर लें। और हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजन मेकिंग में हमें आगे वाले जो लेक्चर होंगे आपके 7-8 लेक्चर, उनका क्या हमारा पर्पस रहेगा। बट बिफोर दैट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो आपका डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये पेपर में जो मेंशन है आपका सेक्शन 3 ऑफ जीएस4, इसमें स्पेसिफिक मेंशन है। अगर आप, मैं आपको दिखाऊंगा जो पीसीएस में पीवाईक्यू भी आए हैं, सिलेबस में मेंशन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इन दीज एरियाज। यहां लिखा है ना कि यहां पे वर्ड लिखा है कि अ ड्यूली स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन विल बी प्रेजेंटेड। आपको एक स्ट्रक्चर दी जाएगी, एक केस दिया जाएगा, एक सिचुएशन दी जाएगी, और उसको आपको दे विल बी आस्क्ड टू एनालाइज एंड सजेस्ट देयर ओन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। आपको सिचुएशन दी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही होगी और आपको खुद बताना है अपने शब्दों में, अपने हिसाब से कि क्या उसका सॉल्यूशन होगा। बट किन एरिया में, वो ऊपर मेंशन है। जैसे कि एक एरिया कौन सा मेंशन है, नेचुरल डिजास्टर्स, मेजर एक्सीडेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अभी कुछ देर पहले पंजाब में फ्लड की सिचुएशन आई है, दैट वाज बेसिकली अ नेचुरल डिजास्टर। अब वो नेचुरल डिजास्टर है, अब पंजाब फ्लड पे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ आप मान लो उस डिस्ट्रिक्ट के एसडीएमओ जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट फ्लड से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था, तो आप बताएं उसमें क्या सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि लोगों की लाइफ पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो ये क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। एक क्वेश्चन है लॉ एंड ऑर्डर। इसमें लॉ एंड ऑर्डर में एक प्रॉब्लम रहती है ड्रग की, ड्रग इशू इन पंजाब। आप पूछ लेंगे कि आप डीएसपी हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, और उसमें इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज्यादा क्या है, उस सब डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज्यादा क्या है, ड्रग का प्रॉब्लम है। अब बताएं कि आप ड्रग के प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे। इसमें क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वैसे एक थीम क्या है, कंट्रोलिंग राइट्स, हैंडलिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड धरनास, एक ये थीम हो गई। अगली है लैंड एक्विजिशन
एंड रिहेबिलिटेशन। ये पहले पेपर में आया हुआ है। ये थीम मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आगे जाके हम देखेंगे 2013, 15, 18 और 20 में जो क्वेश्चंस आए हैं, these questions have been asked from these themes। तो आपका डिसीजन मेकिंग में एक ही गोल है कि इन थीम्स को तैयार करना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। बट इन थीम्स को हमें ऐसे तैयार करना है कि आपका जो आंसर हो वो स्पेसिफिक बन जाए, ना कि जेनरिक। तो मेन चीज जो है, जो इसमें प्रॉब्लम होती है, यहां पे जो आंसर्स होते हैं बच्चों के इन डिसीजन मेकिंग, वो क्या होते हैं, बड़े ही जेनरिक होंगे। भाई आपको बोला कि ड्रग प्रॉब्लम इन पंजाब, इन डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में, उसका सोल्यूशन बताएं क्या है। आप सब लिख देंगे, बट वो आंसर बड़ा ही जेनरिक होगा। आप लिखेंगे कि लॉ को इंप्लीमेंट करें, कौन से वाले लॉ को, एनडीपीएस को। कौन सा सेक्शन आपको नहीं पता। आपने बताया भारतीय जो अधिनियम, जो नए एक्ट्स आए हैं, उसमें कौन सा सेक्शन आपको नहीं पता। तो अगर आप लॉ की बात कर रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो, एंड दैट विल मेक योर आंसर स्पेसिफिक। आपने लिखा कि एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं, बट यू आर मेकिंग योर आंसर्स जेनरिक और टेक्सचुअल, थ्योरेटिकल, नॉट प्रैक्टिकल। हम आगे डिस्कस करेंगे बस कि आपके आंसर को जेनरिक से स्पेसिफिक कैसे बनाना है, और यही हमारा गोल है ये डिसीजन मेकिंग क्लासेस का। मैंने आपको बताया कि आप जेनरिक लिख के 7 से 8 मार्क्स ले लेंगे, पर वो स्पेसिफिक करना है, जो 11 से 12 मार्क्स लेने हैं, वही इन सेशंस का मुद्दा है कि आपके डिसीजन मेकिंग में +4 नंबर आए हर क्वेश्चन में। क्यों, वो कैसे आएंगे, वो हम अभी देखेंगे। पर पहले ये समझ लें कि और थीम्स कौन सी हैं। और थीम्स हैं डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फ्लैगशिप स्कीम्स। कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, एंड यू आर एसडीएम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सेम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन सर्विस डिलीवरी। सेम मैनेजिंग एंड फाइनेंसिंग म्युनिसिपल सर्विसेज। मतलब आपके मान लो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज या फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो रिवाइविंग अ लॉस मेकिंग पीएसयू, प्लानिंग एंड टारगेट अचीवमेंट। जेंडर इशू है, आप में प्रॉब्लम है कि स्किलिंग का इशू है, एजुकेशन का इशू है, वल्नरेबल सेक्शंस का इशू है। अर्बन में इशू ऑफ स्लमिंग एंड हाउसिंग का इशू है। आप में अर्बन रूरल ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का प्रॉब्लम है। तो मतलब ये हमने, अगर हम सिलेबस को उठाएं तो इन थीम्स पे तैयारी करनी है, ना कि डिसीजन मेकिंग को ब्लाइंडली पेपर में चले जाना है देख के। ये थीम्स जो हैं, ये अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ताकि इन थीम्स पे आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स हों जो आप वहां पे लिख पाओ। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका आंसर है, इसको हम जनरल से स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले एक बार ये देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले, कैसे कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। तो देखें, जैसे एक क्वेश्चन है, आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन है, द ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि पोल्यूशन ऑफ लेवल्स आर इंक्रीजिंग, और उससे कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, मेनांस ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि भाई पेस्टिसाइड के कारण क्या हो रही है, वाटर, एयर और सॉइल का पोल्यूशन हो रहा है, उससे कैंसर बढ़ रहा है, कैसे निकालें सोल्यूशन। आप सब बता देंगे। आपने वैसे भी जनरल स्टडीज में पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, तो साइंस में कुछ पढ़ा होगा, गवर्नेंस में कुछ पढ़ा होगा, सब लिख देंगे। बट इस आंसर को आपको थ्योरेटिकली नहीं बताना है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आपके आंसर थ्योरेटिकल नहीं होने चाहिए। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, एसडीएम हूं। अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो हाउ वुड आई, मतलब मैं कैसे कर लेता कि ये प्रॉब्लम कम हो पाए। एंड दैट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू विल बी प्रैक्टिकेबल, ना कि थ्योरेटिकल हो। तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। उस चीज को हम देखेंगे आगे कि कैसे प्रैक्टिकल होना है, ना कि सिर्फ बुकिश आंसर लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इको टूरिज्म, व्हाट वुड बी योर प्लान एज डायरेक्टर टूरिज्म टू डेवलप पंजाब एज इको टूरिज्म। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कि पंजाब को इको टूरिज्म बनाने के लिए आप हैं डायरेक्टर टूरिज्म, बताओ क्या क्या करोगे। आप जनरल लिख दोगे कि जो भी चीजें हैं, मान लो आपको कोई पंजाब, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम पता है जो टूरिज्म प्रमोट कर रही है, तो उसको लिख के आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर आपको कोई टूरिज्म की पॉलिसी पता है तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर आपको पता है कि टूरिस्ट के कारण कैसे क्या हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है या पोल्यूशन हो रहा है, उसकी केस स्टडी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये आंसर्स बड़े क्वेश्चंस बड़े जेनरिक हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े सिंपल हैं, बड़े टेक्सचुअल हैं,
पर आपको आंसर वैसे नहीं लिखने हैं, वो जेनरिक आंसर होंगे। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं जेनरिक आंसर है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, तो वहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन क्वेश्चन में बच्चा कहता है कि हमें जनरल लिख दिया, काम खत्म। पर वो सही अप्रोच नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देखें, अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इमिनेंट राइट्स इन सेंसिटिव एरियाज, फिर भी हम उन राइट्स को क्यों नहीं रोक पाते, व्हाट आर द रीजंस, और ये इसके शॉर्टकमिंग बताओ, इनकी शॉर्टकमिंग के जो एक्शंस हैं उनके रीजन बताओ, उस पर कमेंट करो, ऐसा क्यों होता है। वैसा ही एक है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर हैं और वाटर प्रॉब्लम है आपके एरिया में, बताओ कैसे दूर करोगे, कैसे दूर करोगे। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वैसे ही एक क्वेश्चन क्या है, अगर आप दिल्ली में देखेंगे, अर्बन सिटीज में देखेंगे, वहां पे क्या हो रहा है, बड़ा ही ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, पर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो हाउ विल यू टैकल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ जो आपका पॉल्यूशन है या ट्रैफिक है या वाटर का प्रॉब्लम है, वो कैसे दूर करेंगे, ये उस पे क्वेश्चन है। वैसे ही आगे जाके सिमिलर क्वेश्चंस हैं, पर मेरा मतलब ये क्वेश्चन दिखाने का ये था, पहली बात तो ये जो क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चन थीम्स पे आए हैं। आपने देखा था एक थीम थी अर्बनाइजेशन के कारण प्रॉब्लम, एक थीम है गवर्नमेंट में एजुकेशन के कारण प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे। तो आपका मोटिव होना चाहिए इन पीवाईक्यूज को देखें और समझें कि जो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं थीम्स पे आएंगी। अगर आपकी हर एक पॉइंट पे 10-10, 15-15 पॉइंट स्पेसिफिक हैं, तो डिसीजन मेकिंग का कंपोनेंट कंप्लीट है। इसको करने में मैक्सिमम आपको बस ये लेक्चर लगाने हैं, 5 या 7 होंगे, आपका डिसीजन मेकिंग का जो कंटेंट होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा। हमारी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, हम इन थीम्स को उठाएंगे एक एक करके और उन थीम्स को स्पेसिफिक करेंगे और ट्राई करेंगे कि उन थीम्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उन थीम्स पे आंसर कैसे अपना लिख पाओगे, जो देख के ऐसा लगे कि इंसान को इन थीम्स की अंडरस्टैंडिंग है, कि उसका आंसर जेनरिक नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल है और कंटेक्चुअल है। अब उसको समझने के लिए लेट्स सी फर्स्ट वन थिंग, कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बच्चों के आंसर कैसे होते हैं और हम कैसे करेंगे। अब उसके लिए पहले ये समझें, जो डिसीजन मेकिंग है ये क्या है। इन लाइफ ऑल्सो, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, और चॉइसेस तब होती हैं व्हेन यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस विद यू। अब आपको एक ऑप्शन चूज करना है, और उस ऑप्शन को चूज करना ही क्या होता है कि कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए। और यही चीज के लिए अगर आपकी पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, क्योंकि आप हर चीज लॉ के हिसाब से तो करते ही करते हैं, पर लॉ में एज एन ऑफिसर आपके पास बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन होती है, क्योंकि भाई एक एसडीएम है, एक डीएसपी है, वो लॉ के हिसाब से काम करेगा, संविधान के हिसाब से काम करेगा। पर उस संविधान में, उस लॉ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन किसके पास है, ऑफिसर के पास है। एंड देयर कम्स द रोल ऑफ कि वो ऑफिसर का वैल्यू सिस्टम क्या है, कि उन लॉ को ध्यान में रखते हुए, उन वैल्यू सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ऐसा काम करे कि जिससे पब्लिक सर्विस हो, पब्लिक वेलफेयर हो, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट हो इंसान का। और तभी आता है कंपोनेंट ऑफ एथिक्स। तो जो डिसीजन मेकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या जो केस स्टडीज हैं, जैसे कि यूपीएससी में टॉपिक है केस स्टडी है, वही सेम चीज कहां पे है, यहां पे है। बस पीसीएस में आपको केस नहीं दिया जाता, जनरली दे सकते हैं, बट आपको दिया जाता है जनरली एक सिंपल सा प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन बताएं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब यूपीएससी में केस स्टडी आती है तो वहां पे कंडीशंस दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आईपीएस हैं, आप मान लो कोई फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, आप आईपीएस हैं, वहां पे ड्रग की प्रॉब्लम है, और उस ड्रग की प्रॉब्लम में वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, आपके लोअर ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो आपको बताया जाता है कि इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप ड्रग ट्रैफिकिंग को कैसे खत्म करेंगे। और ड्रग माफिया ने पहले भी ऑफिसर को मार दिया, किसी आईपीएस ऑफिसर को, आपकी फैमिली की लाइफ भी थ्रेट में है, आपका प्रमोशन होने वाला है, वो भी क्या है, मंत्रियों के हाथ में है। तो इन सिचुएशन में डाल के आपको पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, मतलब आपको डाला जाता है डायलेमाज में, क्योंकि लाइफ में जब ऑप्शंस हैं मतलब डायलेमाज हैं, कई बार वो एथिकल डायलेमाज हो जाते हैं, कई बार वो इन जनरल डायलेमाज होते हैं, और वही होती है केस स्टडी, और वही है डिसीजन मेकिंग। बस पीसीएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, आपको इतना कॉम्प्लेक्स केस नहीं दिया जाता, पर यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उस जेनरिक क्वेश्चन का आंसर भी क्या बन जाता है, जेनरिक बन जाता है। उसको ही अवॉइड करने के लिए सारी
क्लासेस हैं। अब आप देखें, हमने बताया कि जो डिसीजन मेकिंग है इट इज ऑल अबाउट एथिक्स, कि आप लॉ के हिसाब से काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर क्या लॉ सफिशिएंट है सोसाइटी को चलाने के लिए? नहीं, उसके लिए वैल्यू सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट, एथिक्स आर इंपॉर्टेंट, और यही सिलेबस आपका पीसीएस में भी है। अब पीसीएस वालों ने क्या किया है, पीपीएससी ने, जो यूपीएससी का एथिक्स का सिलेबस है उसको उन्होंने डिवाइड करके जीएस 1 में डाल दिया, जीएस 2 में डाल दिया और जीएस 4 में डाल दिया। और उसका जो सिलेबस है इसका पीपीएससी का एथिक्स का, उसमें टॉपिक्स हैं एथिक्स इन एंड सोसाइटी, जिसमें आते हैं आपके डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, वैसे आते हैं ह्यूमन वैल्यूज, जिसमें रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, सोशलाइजेशन वाला टॉपिक आता है यहां पे, कि आप वैल्यूज कहां से लेते हैं, कैसे लेते हैं, और टीचिंग्स ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, इन लीडर से, इन पर्सनैलिटी से आप क्या सीखते हैं, लर्निंग्स हैं, वो पूछा है। और जो जीएस 2 में है वो है गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, आपके कौन कौन से डायलेमास होते हैं, कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें, क्या होती है कंसाइंस, ये सारी चीजें कहां मेंशन है, जीएस 2 में। वैसे ही है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, मतलब अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम इन गवर्नेंस कैसे इंश्योर करें, उसमें आता है सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, कोड ऑफ एथिक्स, प्रोबिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इंटरनेशनल जो हमारी फंडिंग है उसमें गवर्नेंस, सेम चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। मतलब ये जो आपका थ्योरी है एथिक्स की, जो आप जीएस 1 में पढ़ेंगे, जीएस 2 में पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन विल बी देयर इन जीएस 4। कहने का मतलब जो केस स्टडीज हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो आपने एथिक्स पहले टुकड़ों में पढ़ा है पीसीएस में, जीएस 1 और 2 में, उसका ही एप्लीकेशन है। तो जो यूपीएससी में होता है, यूपीएससी में सिलेबस क्या है, यूपीएससी का सिलेबस ये है, और यही सिलेबस पीपीएससी ने पूरा का पूरा कॉपी किया है। बस एक टॉपिक है जो इसमें नहीं है, वो है एटीट्यूड, और एक है एप्टीट्यूड, उसको मिस किया यूपीएससी ने, पर इसका इनडायरेक्टली कहां पे है, वो सिलेबस में है ही है। पर मान के चलें कि यूपीएससी का सारा सिलेबस कहां पे है, पीपीएससी में एथिक्स का है, बस ये टॉपिक्स डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर अगर आप बाकी टॉपिक पढ़ेंगे तो इनको भी पढ़ना पड़ता है। अब ये टॉपिक्स हैं, इनके बेस पे क्या आती है, केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, और वैसे ही पीपीएससी में क्या है, डिसीजन मेकिंग ऑन द थीम्स बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट यू हैव स्टडीड इन जीएस 1 एंड 2। सेम कंसेप्ट यहां पे है। अब आपको बताया था इन केस ऑफ यूपीएससी वो आपको केस बड़ा कंप्लेक्स देते हैं, वो आपको एक कंडीशन में डालते हैं, जैसे कि मान लो ये केस स्टडी है, एक आपके हैं सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स में माइनिंग बैन कर दी है, आप उस एरिया के एसपी हैं, और वहां पे क्या हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, और वहां पे क्या है, उस एरिया के पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। अब आप क्या हैं, आप एफआईआर करते हैं उन इलीगल माइनिंग पे, तो आपकी प्रमोशन या आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इंपैक्ट पड़ता है, आपकी फैमिली को खतरा है, माफिया हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो और पहले भी ऑफिसर की डेथ हो गई है, मैंने आपको बताया वही केस स्टडी के बारे में। अब बताएं आप क्या करेंगे, मतलब जो यूपीएससी पूछती है वो केस बड़ा कंप्लेक्स होता है, और पीपीएससी में अगर हम पास ईयर के हिसाब से जाएं तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं और बताते हैं, पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन बताएं, और उस प्रॉब्लम को डीप में जाके नहीं पूछते, और यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जब आप इसको आंसर करेंगे देन यू विल हैव स्पेसिफिक पॉइंट्स टू आंसर दिस केस स्टडी। बट जब पीपीएससी ने पूछा है, तो वहां पे आप स्पेसिफिक नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल पीपीएससी ने पूछा है सिंपल करके कि आप क्या म्युनिसिपल कमिश्नर, वाटर डेफिसिट की प्रॉब्लम है, बताएं कौन कौन से मेजर लेंगे ताकि आपके जो सिटी है वहां पे वाटर का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाए। अब हमें बताएं इस केस में कोई कंटेक्स्ट है, कुछ नहीं है, जेनरिक है, बिल्कुल है, और इस केस में आंसर लिखना विल इज मोर डिफिकल्ट देन यूपीएससी की केस स्टडी, और इसी जेनरिक आंसर को कैसे स्पेसिफिक करना है वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग है इसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, तो हम उसको समझते हैं कि इसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। अब हमने आपको बताया कि जो डिसीजन मेकिंग है इसमें आपको एक प्रॉब्लम दी है। अब जब प्रॉब्लम आपको पीपीएससी ने दी है, आपको पहले प्रॉब्लम को कंटेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला है कि
पंजाब में लेट्स सपोज हम आज एक केस स्टडी करते हैं, डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन करते हैं कि पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में या पंजाब एज अ होल में क्या है, ड्रग प्रॉब्लम है, और यू एज एन डीएसपी या एसपी या फिर डीजीपी, जो भी आप मान लो, अगर स्टेट की बात हो रही है तो डीजीपी, अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो एसपी डीएसपी, तो आप उस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज ड्रग प्रॉब्लम इन पंजाब, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आपको उस प्रॉब्लम को कंटेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपको उस प्रॉब्लम को किसी कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि पंजाब में जो प्रॉब्लम है ये किस किस लेवल पे है, और उस लेवल पे आपको सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। और आपको जब सॉल्यूशन देने हैं तो आपके पॉइंट्स क्या होने चाहिए? बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए। लेट्स सपोज अब ड्रग प्रॉब्लम है। अब अगर हम आपसे ये पूछें, आपको आंसर देना है, अगर आप इसको आंसर देते हैं अकेली लीगल लैंग्वेज में, यहां आप बोलेंगे मैं तो संविधान के हिसाब से चलूंगा, आपकी लैंग्वेज क्या आंसर की? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल। पर इसमें अगर आप अपना वैल्यू सिस्टम ऐड नहीं करते, अपनी वैल्यूज ऐड नहीं करते, देन दिस आंसर विल बी अ काइंड ऑफ अ लीगल आंसर। और आपसे लीगल आंसर नहीं पूछा है, क्योंकि एज एन ऑफिसर आप हर चीज को लॉ के हिसाब से इंप्लीमेंट कर दें विदाउट अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज एंड कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, फिर आप तो अच्छे ऑफिसर नहीं है। एक अच्छे ऑफिसर की पहचान क्या है? कि लॉ है मेरे पास, मान लो कोई डीएसपी है या एसडीएम है, उसके ऑफिस के पास धरना लगा हुआ है, तो उसके पास तो ऑप्शन है ना, अगर वो धरना इलीगल है उसको उठवा सकता है वो। पर उनका होता है कि पहले चीजें अगर फोर्स का यूज करके, वॉयलेंस का यूज करके ही करनी है, तो फायदा क्या ऑफिसर का? ऑफिसर तो वो अच्छा हुआ ना जो वॉयलेंस को लास्ट रिजॉर्ट या फोर्स को लास्ट रिजॉर्ट माने, और उससे पहले कुछ ऐसा करे कि लोग खुद धरने से उठ जाएं या लोग को परसुएड कर दे कि वो धरने पे ना बैठे। तो एक ऑफिसर की पहचान है ना सिर्फ लॉ को इंप्लीमेंट करना, जो कि उसकी ड्यूटी है, पर उससे पहले एक चीज है कि वो ऐसी चीज की नौबत ही ना आने दे कि उसे लॉ को इंप्लीमेंट करना पड़े, एंड दैट ह्यूमन टच एंड दैट काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट परसुएशन इज रिक्वायर्ड कि वो चीजों को पहले कंटेक्चुअलाइज करे। तो मान लो आपके पास ड्रग प्रॉब्लम है, आप बोलो हम ड्रग प्रॉब्लम दूर करते हैं कैसे? सिंपल, जो ड्रग माफिया है उसको पकड़े और ना ड्रग आएगा ना ड्रग की प्रॉब्लम, काम खत्म। और क्या करें? पुलिस का यूज करें, फोर्स का यूज करें और अरेस्ट करें, काम खत्म। पर क्या इस तरीके से ड्रग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा? अगर इतना इजी होता तो हो गया होता। तो प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी डीप, तो उसको समझने के लिए इसको तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, साथ में अदर स्ट्रेटजीज को भी साथ में लेना पड़ेगा। मतलब हमें जब जैसे गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, युद्ध नशा विरुद्ध, मतलब दैट शुड बी अ वॉर बाय द सोसाइटी एज अ होल। दिस whole holistic approach should be there rather than just treating this as a law and order problem। मतलब ड्रग का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ मल्टी फेसेड प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देखोगे तो क्या करोगे? बस लॉ को इंप्लीमेंट करते रहोगे, ये नहीं समझोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ रीजन, पाकिस्तान एज अ नेबर इज ऑल्सो अ रीजन। ये सारे रीजन है, नेक्सस इज ऑल्सो अ रीजन। पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स और जो ड्रग माफिया है, ये भी एक क्या है? रीजन है। तो इन सभी चीजों को समझोगे तभी ये आंसर दे पाओगे। तो वही मैंने बोला, पहले आप चीजों को क्या करोगे? कंटेक्चुअलाइज करोगे। पहले तो ये समझोगे कि ड्रग के प्रॉब्लम की जो है इसके रीजंस क्या हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है कि बताओ क्या सॉल्यूशन है, तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हो? पहले यू विल मेंशन इन इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम and then mentioning the reasons by contextualizing that problem, और फिर then giving the solutions, and that solutions should be holistic, and one more thing is there, the point should be specific। आप बस ये नहीं लिख सकते कि एक लॉ इंप्लीमेंट करेंगे एनडीपीएस, आपको बताना पड़ेगा कौन सा सेक्शन। आप ये नहीं बता सकते कि भाई हम एनजीओ को यूज करेंगे, बताएंगे कि ऐसी कौन सी एनजीओ काम कर रही हैं। तो आपको क्या होना पड़ेगा? प्रैक्टिकल। तो आपको एक क्या होना है? प्रैक्टिकल होना है, एक क्या होना है? स्पेसिफिक, और क्या होना पड़ेगा आपको? मल्टी डायमेंशनल। मतलब आप ये सोचोगे कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है
इट इज इन वेरियस वेज, ना कि सिर्फ एक तरीके से, और इसी से क्या बनेगा, आंसर स्पेसिफिक बनेगा। अब एक चीज और समझते हैं, ये जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये पूछे क्यों जाते हैं? बिकॉज यू आर एट द एंड ऑफ द डे, आपको अथॉरिटी मिलेगी ना। मान लो आप एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, कोई भी पोस्ट मिलती है आपको, तो आपके पास अथॉरिटी होगी, और उस अथॉरिटी में आपको डिसीजन लेने होंगे, और वो आपसे अभी पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आप वो उतनी समझ रखते हैं या नहीं। तो यहां पे अथॉरिटी है और वो डिसीजन है। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो अपने आप को अथॉरिटी मान के सॉल्व करेंगे। आपको आंसर कैसे नहीं देने हैं, आइडियलिस्ट नहीं देने हैं कि भाई मैं तो पूरा खत्म कर दूंगा ड्रग की प्रॉब्लम, बस ये दो चीजें करो काम खत्म है। आपको क्या होना है, उसको प्रैक्टिकल देखना है कि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एग्जिस्ट करता है कि ड्रग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो प्रैक्टिकलिटी शुड बी देयर। आपको केस स्टडी मेंशन करनी पड़ेंगे। मान लो कोई कंट्री है, कोई फॉरेन कंट्री है, पोर्तुगल है, मान लो कोई भी कंट्री है जिसने पहले ड्रग की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया है, तो उसने क्या अप्रोच की, तो आप प्रैक्टिकल बनाएंगे बाय लिंकिंग इट विद केस स्टडीज। तो मैं आपको पहले यह बता रहा हूं कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक है, इसमें आप अपने आंसर को जेनरिक से स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे। आया समझ में? अब एक चीज और होती है कि पहले तो हमने बताया कि इंट्रोडक्शन में आपको यह बताना पड़ेगा कि ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, यहां आपको उस प्रॉब्लम को प्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन आया है कि पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम है, तो पहले ये तो बताओ कि ड्रग की प्रॉब्लम है और कितनी ग्रेविटी है उसमें, कितना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बताना पड़ेगा आपको लिख के। जैसे आप बताएंगे कि एम्स बठिंडा की प्लस जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनकी एक स्टडी है विच शोज दैट कि पंजाब में जो सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन हो रही है, जो हेल्थ कंसर्न्स हैं और जो ड्रग की प्रॉब्लम है, ये दिस इज हाईली इंटरलिंक्ड, और ये बताएंगे, फिर समझ में आएगा कि पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम है। आपको अपने आंसर वेग नहीं रखने, स्पेसिफिक रखने हैं। उसके बाद बताएंगे कि प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन तो बताता हूं, पहले बताऊंगा कि प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्यों है, और दैट शुड बी योर इंट्रोडक्शन। तो पहली 5-6 लाइंस आपकी क्या होनी चाहिए, कंटेक्स्ट सेट करने चाहिए, और उस कंटेक्स्ट के बेसिस पे आंसर होगा, जो क्या होगा आपका स्पेसिफिक होगा। अब हम जो क्या सॉल्यूशन होंगे हम डिस्कस करेंगे कैसे करने हैं, बट उस सॉल्यूशंस के बाद एंड में क्या आता है, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको एक ही चीज बतानी है, इसमें तरीका क्या लिखने का, कि अगर पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और अगर पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हाउ दिस विल बी बेनिफिशियल योर, एंड दिस थिंग्स विल बी रिटन इन फिलोसॉफिकल मैनर। कैसे, मैं बताता हूं। जब ड्रग की प्रॉब्लम है, तो ड्रग की प्रॉब्लम मतलब इंसान के पास फ्रीडम नहीं होती है। द पर्सन हु इज फेसिंग दिस इशू ऑफ ड्रग, जो ड्रग अब्यूज है या ड्रग का यूज कर रहा है, उसके पास क्या है, फ्रीडम नहीं है। और एक स्कॉलर है जो हम पढ़ते हैं एथिक्स में, जो बोलते हैं जस्टिस एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन। एंड यू कैन एंड दिस कोट, you can end this question answer by mentioning the name of Amartya Sen and his idea of justice as freedom। कहने का मतलब हम यहां पे थिंकर्स को भी यूज करेंगे, उनकी कोट्स को भी यूज करेंगे, ताकि आपका आंसर सिर्फ क्या हो, लीगल ना हो, वेग ना हो, उसमें फिलॉसफी भी हो और उसमें क्या हो, आइडियाज भी हो। मतलब क्रक्स क्या है कि आपका डिसीजन मेकिंग वाला जो भी आंसर है, उसमें एग्जामिनर को आइडियाज मिलने चाहिए कि दैट पर्सन हु इज गोइंग टू लीड द डिस्ट्रिक्ट, जो एसडीएम बनेगा, डीएसपी बनेगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर आता है तो कैसे वो आइडियाज लेके आएगा। एंड दैट दिस क्वेश्चन आर चेकिंग योर आइडियाज एंड नॉट जस्ट योर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो जीएस में पहले चेक कर ली है। तो अब समझ में आया कि आंसर में क्वेश्चन की डिमांड क्या है और क्वेश्चन कैसे एड्रेस करने हैं। अब एक चीज और समझें कि आपने समझ लिया कि हमें कैसे करना है, तो एक वर्ड आपने समझ लिया, क्या, आपको आंसर कंटेक्चुअलाइज करना है। और जब आप कंटेक्चुअलाइज करोगे तो आप किसके पास जाओगे, रियलिटी के पास जाओगे, और जब रियलिटी के पास जाओगे आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकल हो जाएगा। और आपका आंसर वैसे होता क्या है, आप आंसर को बड़ा टेक्सचुअल पढ़ते हो, और जब टेक्सचुअल पढ़ते हो तो आंसर क्या आपका वेग हो जाता है, रियलिटी से दूर, और क्या हो जाता है, थ्योरेटिकल हो जाता है, जिसकी कोई भी यूज वैल्यू नहीं है। इन रियल लाइफ आप ऐसे नहीं चलते हैं। कैसे चलते हैं, कंटेक्चुअलाइज
रियलिटी एंड प्रैक्टिकल। तो आपका हर सोल्यूशन क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल। और इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल बी वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। इसके दायरे में रह के ही आपको प्रैक्टिकल होना है, इससे बाहर जाके आप नहीं हो सकते हो, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री, और उसमें आपको संविधान और लॉ के दायरे में रह के ही काम करना है। पर क्योंकि बताया कि क्योंकि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन देता है, दैट्स व्हाई योर आइडियाज, योर वैल्यू सिस्टम, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तभी बोला जाता है कि एक ऑफिसर को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल तो होना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। अगर मान लो किसी बंदे ने आके जो धरना लगा रहे हैं आपको गलत बोल दिया, तो आपको अपना इमोशनल बैलेंस नहीं खोना है। यू कांट यूज फोर्स कि भाई इसने मेरे को गलत बोल दिया है, बिकॉज योर पर्पस इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एंड यू कैन हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। नॉट जस्ट IQ is important, but EQ is also important, and you should have a skills how to persuade people। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगी उसमें ये वैल्यूज दिखनी चाहिए कि इंसान क्या है, ये लोगों को परसुएड कर सकता है, ऐसे कर सकता है, और ये इमोशनली इंटेलिजेंट भी है। और सिर्फ लॉ नहीं देखता है, लॉ के अंदर जाके गंभीरता देखता है, और सोल्यूशन का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देखते हुए उसका सब्सटेंटिव सोल्यूशन निकालता है, ना कि जस्ट फॉर टाइम बीइंग। मतलब अगर आप कोई ऑफिसर हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि अगर ड्रग की प्रॉब्लम है तो इस ड्रग की प्रॉब्लम को मैं जड़ से खत्म कर दूं, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ लॉ आर नॉट इंपॉर्टेंट। लॉ तो इंप्लीमेंट बने हुए हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं होते बिकॉज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसी को दूर करना है आपको, ना कि ये बोलना है कि लॉ को इंप्लीमेंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कहीं पे DSP हैं और वहीं इस एरिया में क्या हो रही है? चाइल्ड लेबर हो रही है, मान लो बैगिंग हो रही है, बैगिंग इज इलीगल इन इंडिया, और आपको पता है कि बैगिंग आप बच्चों को पकड़ के डाल दें जुवेनाइल जस्टिस होम में, उनके फैमिलीज को जेल में डाल दें, पर उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? दे आर डूइंग बैगिंग बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेस, दे डोंट हैव income to survive on daily basis, that's why they are doing those illegal things। और तभी आपको समझना पड़ेगा कि उनके बच्चों को या उनके फैमिलीज को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, कैसे इंटीग्रेट किया जाए विद द सोसाइटी, कैसे उनकी इनकम बढ़ाई जाए। तभी क्या होगा? तब जो बैगिंग की प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी। आप उसके रूट कॉज को खत्म कर दोगे, ना कि उसके सिम्टम्स को खत्म करोगे। और यही एक ऑफिसर की क्या होती है? क्वालिटी होती है। उसको सिम्टम्स खत्म नहीं करने हैं, उसको उसकी जड़ खत्म करनी है, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा भी ना आ सके। आया समझ में यहां तक? अब हम इसको करेंगे, एक प्रॉब्लम लेते हैं थीमेटिक। तो मैंने आपको बताया कि हम जो ये लेक्चर्स लेंगे, जो भी थीम्स मेंशन है आपकी, जो भी थीम्स मेंशन है आपकी, कहां पे? जो भी थीम्स आपकी सिलेबस में मेंशन है, उन थीम्स को हम हर एक लेक्चर में करते रहेंगे। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हम हर लेक्चर में 2 थीम्स करें। आपके 7 या 5-7 लेक्चर में अप्रोक्सीमेट 14-15 थीम्स कवर हो जाएंगी, और उन थीम्स को हम स्पेसिफिक बना देंगे। और जो कंटेंट हर थीम में आपको मिल रहा होगा, अगर क्वेश्चन कोई और भी आया, दैट कंटेंट कैन बी यूज्ड इन दोस क्वेश्चंस। हमने ब्रॉडली थीम्स कवर कर ली होंगी, तो आपका काम खत्म, आपको और कुछ नहीं करना है। बस इन 5-15 थीम्स के जो हम डिस्कस करेंगे, अपने कीवर्ड लिखें नोट्स में और उनको रिवाइज करें, और काम खत्म। और ट्राई करें कि जो भी जीएस की नॉलेज है उसको भी यूज करें, कहां पे? डिसीजन मेकिंग में। बट आपको क्या रहना है? चीजों को स्पेसिफिक रखना है, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब एक चीज समझें, अब जब आप, मैं बात कर रहा हूं कि आपको स्पेसिफिक होना है, हम यही बात कर रहे हैं ना कि हमें क्या होना है? जनरल से स्पेसिफिक। अब क्या क्या चीजें ध्यान में रखें कि हमारा आंसर क्या हो जाए? स्पेसिफिक। तो पहली चीज क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आपने मान लो किसी IAS या किसी भी SDM या किसी भी IPS या DSP को कोई काम करते हुए देखा, तो व्हेन यू विल मेंशन कि ऐसा होना चाहिए, देन यू कैन मेंशन एज डन बाय दिस पर्सनैलिटी। इसमें IAS IPS SDM की एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, ये यहां पे किसी विलेज की केस स्टडी भी हो सकती है, तो यहां पे केस स्टडीज भी हो सकती हैं। यहां पे आपके पास केस स्टडी हो सकती है, वो इंटरनेशनल हो। फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब की बात करें, तो एक विलेज है इन मोगा, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड ड्रग फ्री। यू कैन मेंशन दैट विलेज ऑफ मोगा टू सब्सटैंशिएट कि कैसे कम्युनिटी जब इकट्ठी होती है तो ड्रग की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। तो ये कहां से आई? पहला पॉइंट आया कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल ऐड करनी है। दूसरा, जब भी आपको मेंशन करना है कि मैं ऐसा कर रहा हूं,
देन यू हैव टू मेंशन थिंकर्स ऑल्सो। जैसे आपने बोला कि ड्रग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड, मतलब सोसाइटी में यूनिटी होनी चाहिए। अदरवाइज कभी भी ड्रग की प्रॉब्लम को दूर नहीं किया जा सकता। जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो है ना वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, ड्रग क्राइम्स, युद्ध नशा विरुद्ध बाय पंजाब गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो लाइक अ कम्युनिटी इनिशिएटिव। कि आप अगर लगता है कि कोई भी ड्रग का इंसिडेंट हो रहा है, ड्रग का सेल परचेज हो रहा है, तो यू कैन रिपोर्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर जो गवर्नमेंट ने दिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, सो दैट कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाए किसमें, ड्रग की प्रॉब्लम को दूर करने में। तो थिंकर्स, मान लो एक थिंकर है जिसका नाम है रॉबर्ट पुटनम। उसने एक आइडिया दिया है, आइडिया ऑफ सोशल कैपिटल, कि सोसाइटी में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सोशल कैपिटल होनी चाहिए। और उसी को आप यूज करोगे व्हेन यू विल मेंशन अबाउट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो आपको क्या मेंशन करना है, रॉबर्ट पुटमैन का आइडिया ऑफ सोशल कैपिटल। अब ये कीवर्ड्स ही हैं जो आपके आंसर को क्या बना रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, पूरे ये लेक्चर्स में कीवर्ड्स देते रहेंगे कि भाई हमने बताया ना कि एक अमर्त्य सेन का आइडिया है जस्टिस एज फ्रीडम, रॉबर्ट पुटमैन का आइडिया है द आइडिया ऑफ सोशल कैपिटल, वैसे एक आइडिया है डरकिम का आइडिया है कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। और इन आइडियाज को जब मेंशन करोगे तो आप जो भी कर रहे होगे उसके पीछे कोई ना कोई आपका आइडिया होगी, थिंकिंग होगी, आपकी कोई फिलॉसफी होगी जो आप मेंशन करोगे, और साथ में कोई एग्जांपल मेंशन करोगे, एंड दैट विल मेक योर आंसर मोर स्पेसिफिक कि आप कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो जब भी आप बताएंगे कि मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है, तो आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ये सॉल्यूशन है, आप बताएंगे ये सॉल्यूशन कैसे इंप्लीमेंट होगा और मैं ये क्यों बता रहा हूं। तो उसमें एलिमेंट आता है हाउ एंड व्हाई। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो आप सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ सकते कम्युनिटी इन्वॉल्व करो, यू विल मेंशन कि व्हाई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज इंपॉर्टेंट, कि व्हाई सोशल कैपिटल एज एन आइडिया गिवन बाय रॉबर्ट पुटमैन इज इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू विल डू दिस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बाय यूजिंग एनजीओ। और फॉर एग्जांपल यू कैन मेंशन किसी एनजीओ का नाम, फॉर एग्जांपल एसोसिएशन फॉर हेल्थ अल्टरनेटिव इन दिल्ली विच इज वर्किंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज। वहां पे ट्रीटमेंट की, रिहैब की बात होती है, तो एनजीओ को इन्वॉल्व करो, तो क्या होगी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो आपको ये नहीं बताना कि क्या करना है ब्रॉड बेसिस में, जो कि बड़ा जेनरिक होता है, आपको बताना है कैसे करना है और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं। और आप नहीं चाह रहे हो, आप किसी के आइडियाज को अपना आइडिया बना के लिख रहे हो, जो आपके आंसर को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं। अब आपको आई होप चीजें समझ आ गई कि हमारा मोटिव क्या है, जेनरिक को स्पेसिफिक करना। आया समझ में? तो पहला बात तो ये होगी। अब देखें, और इसको करने का तरीका क्या है, जब आप पीसीएस के लिए एथिक्स पढ़ रहे हैं जीएस 1 और 2 में, अब एथिक्स में ना जो सिलेबस है वहीं पे बहुत सारी टर्म्स लिखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर ड्रग प्रॉब्लम को दूर करना है तो एक एलिमेंट है परसुएशन का। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया इज अ पोलियो फ्री कंट्री, और वहां पे बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, जैसे कि आप सुनते होंगे अमिताभ बच्चन वाज अ एम्बेसडर, कि उन्होंने ये पोलियो फ्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। सेम परसुएशन कैन बी डन बाय रोल मॉडल्स, और इंडिया में आज करते भी हैं। बहुत सारी रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं कि ड्रग की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। यू कैन यूज दिस परसुएशन बाय मेंशनिंग रोल मॉडल्स। तो ये कहां मेंशन है सिलेबस में। वैसे ही एक आइडिया कहां मेंशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और आप जब भी कभी ऑफिसर होंगे तो आप पे बहुत ज्यादा बर्डन होगा, चीजें आप करना चाह रहे होगे पर कर नहीं पाओगे, आपके साथ चीजें गलत हो रही होंगी, बट यू कैन नॉट लूज योर कूल, एंड दैट इज कॉल्ड कि आप अपने इमोशंस को कितना समझते हैं और दूसरों के इमोशंस को कितना समझते हैं, और कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं और मैनेज करते हैं कि इमोशंस आपके लॉजिक और ऑब्जेक्टिविटी पे हावी ना हो जाएं। और ये सारे आइडियाज कहां मेंशन्ड हैं, दीज आइडियाज आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस। फॉर एग्जांपल एक आइडिया है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। अब वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, भाई आप कुछ करना चाहते हैं और उस करने में आपकी दो वैल्यूज हैं जो आपस में लड़ रही हैं, अब कौन सी वैल्यू को ऊपर रखा जाए, ये भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन प्रमोट करनी है, अब एक आइडिया है कि एजुकेशन गवर्नमेंट को देना चाहिए, आपका मानना है कि एजुकेशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए, पर आपको यह भी पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी देना मुश्किल है, तो प्राइवेट एजुकेशन इज गुड। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो प्राइवेट स्कूल्स को भी इंसेंटिव दे रही है, वो भी क्या है, सही है। आपकी दो वैल्यूज हैं, एक आपको क्या चाहिए, एजुकेशन देनी है बच्चों को अफोर्डेबल, एक है देनी है क्वालिटी एजुकेशन।
दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, कंफ्लिक्ट में है, तो आप कौन सी वैल्यू को ऊपर रखोगे, कौन सी को नहीं, ये वैल्यू कंफ्लिक्ट को कौन दूर करेगा? इसको दूर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं, उसे बोल देते हैं द डिफरेंट अप्रोचेस टू डील विद डायलेमास। तो आपके पास बहुत बार क्या आएंगे, डायलेमास आएंगे कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। तो उन डायलेमास को दूर करने के लिए क्या आती हैं, कुछ अप्रोचेस आती हैं, उन्हें बोल देते हैं, जो अप्रोचेस हैं उन्हें बोल देते हैं कि जैसे एक अप्रोच है, इसको तीन में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक है कि आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उसका आप एंड क्या अचीव करते हैं। आपने कोई डिसीजन लिया, आपका मेन गोल क्या है कि मेरे को एंड अचीव करना है, ना कि मेरे को क्या देखने हैं कि मेरे मीन्स सही हैं या नहीं है। आपका गोल है कि आपको ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करना है। अब जब आप ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो डू इनकाउंटर्स, जो कि गलत है, इलीगल है, बट यू कैन जस्टिफाई दैट कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एंड अचीव कर रहे हैं कि पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एक बंदा बोलेगा नहीं, हमें मीन्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है, एंड जो मर्जी हो, हमारे मीन्स सही होने चाहिए। जैसे गांधी ने बोला ना कि मैं नॉन वायलेंस का यूज करके देश को आजाद करवाऊंगा, उनके मीन्स क्या थे, इंपॉर्टेंस थे। फॉर रेवोल्यूशनरी क्या इंपॉर्टेंट था कि देश की आजादी इज मोर इंपॉर्टेंट, तो उनके एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो जो एंड होते हैं इनको बोल देते हैं एथिक्स में कि ये क्या है, लोग टीलियोलॉजिकल हैं, मतलब ये एंड बेस्ड अप्रोच है, जो एंड अचीव करना चाहते हैं, इनके लिए मीन्स मैटर नहीं करते। और जो मीन्स वाले लोग होते हैं इनको क्या बोल देते हैं हम, डियोंटोलॉजिकल होते हैं। तो आपको कई बार जब कंफ्लिक्ट आएगा कि क्या चूज करूं, तो कई बार आप देखते हो कि एंड चूज करूं, कई बार देखते हो क्या चूज करूं, मीन्स चूज करूं। और कई बार क्या होता है, आपको एंड मीन्स देखने ही नहीं है, आपको अगर आप ही क्या हो, आप हो वर्चुअस बंदे हो, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, सही है, फिर आपको मीन्स और एंड्स नहीं देखने हैं, आपको अपनी वैल्यू के हिसाब से चलना है। अगर वैल्यू सही है तो काम कर दो, अगर वैल्यू इंप्लीमेंट हो रही है तो काम कर दो, नहीं हो रही तो मत करो। यही क्या है, वर्च्यू एथिक्स। मतलब जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम एंड बेस पे लेते हैं कि एंड क्या अचीव होगा, उसे बोल देते हैं। आगे जाके दो स्कूल बन जाते हैं इसमें। एक स्कूल होता है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब क्या है कि आप किसी चीज की यूटिलिटी के बेसिस पे काम करते हैं, कि अगर कोई आप चीज आपको यूटिलिटी दे रही है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं दे रही है तो आप वो काम नहीं करेंगे। और एक होता है आप एथिकल इगोइज्म, मतलब अगर उस काम से आपको इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है तो आप करेंगे। यूटिलिटी किसके लिए है, एज अ होल सोसाइटी के लिए। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेके आई, अगर उसे पूरी सोसाइटी का एज अ होल ज्यादा फायदा हो रहा है तो आप इंप्लीमेंट करोगे, नहीं हो रहा तो नहीं करोगे। एक होता है एथिकल इगोइज्म, अगर उस पॉलिसी से आपको फायदा हो रहा है, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। एक होते हैं मीन्स, मतलब आपके जो कुछ ड्यूटीज हैं आपको वो फुलफिल करनी है, आपको फल की इच्छा नहीं करनी। वो बोलते हैं निष्काम कर्म, मतलब कर्म कर पर फल की इच्छा ना कर। वही क्या है कि बिना किसी एंड के ध्यान में रखते हुए कर्म करते रहो। निष्काम कर्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डियोंटोलॉजिकल, दैट इज मीन्स। और वर्चू ऐसे मतलब आप क्या है, वर्चुअस बनते हैं। जैसे महात्मा गांधी वो था वर्चुअस पर्सन, और उनका वर्चुअस था, वो अपनी वैल्यूज के हिसाब से काम करते थे। उनका वैल्यूज क्या थी, हाई थी, तो जो काम करेंगे वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। ना एंड्स देखने हैं ना मीन्स देखने हैं। और यही हम एथिक्स में पढ़ते हैं। एक तरीका हो गया, आप ऐसे करते हैं। अब यही चीज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि आपको इन चीजों को, इन नुआंसेस को आपके आंसर्स में ऐड करना है। दैट विल मेक योर आंसर मोर स्पेसिफिक। तो जो ये हमारे सिलेबस में कीवर्ड्स हैं, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, वो हम यहां पे यूज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आइडिया है जो किसने दिया था, कौटिल्य ने। कौटिल्य की एक बुक है अर्थशास्त्र, उनकी बुक में एक आइडिया है जिसे बोल देते हैं हम राजधर्म। अब इसका मतलब सिंपल है कि जो भी किंग है, उस टाइम पे किंग थे, तो किंग का धर्म क्या है, वेलफेयर ऑफ प्रजा, कि जो प्रजा की खुशी में ही जो राजा की खुशी है। एक आइडिया कौन सा, राजधर्म। तो अगर हमें मान लो ड्रग की प्रॉब्लम पे जो क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में कि स्टेट को अपना राजधर्म फॉलो करना चाहिए, विच इज नथिंग बट अ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो उनको ड्रग की प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए, एंड दैट विल बी अ जस्टिफाइड एज सेड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र, कि जो सही राज है वो क्या है, राजधर्म, दैट इज वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स या वेलफेयर ऑफ पीपल बाय द किंग। और आज भी वो होना चाहिए।
तो इन आइडियाज को हम अपने आंसर को मोर फिलोसफिकल बना सकते हैं। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही क्या बन जाएंगे, एक तो बन जाएंगे स्पेसिफिक, एक क्या बन जाएंगे आपकी प्रैक्टिकल, और एक क्या बन जाएंगे आपके फिलोसफिकल। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आपको करवाने का कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन लिखें उसको पढ़ के एग्जामिनर को लगे कि बंदा क्या है, फिलोसफिकल है, चाहे आपको आता कुछ ना हो, पर वो टर्म्स ऐड करेंगे, वो कीवर्ड्स ऐड करेंगे जिससे लगेगा इसको आता है। तो चीजें कई बार आती नहीं होती पर दिखानी होती हैं, आती हैं। और वही क्या है, फिलोसफिकल में कीवर्ड्स ऐड करने हैं, प्रैक्टिकल में यू विल एंटर इनटू एग्जांपल्स, और स्पेसिफिक में यू विल ऐड डाटा एंड फैक्ट्स। तो इन चीजों से आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। अब एक चीज और समझें, लाइफ में अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक बार इसको भूल जाओ कि हम कौन सी प्रॉब्लम है ये, इन जनरल जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम सॉल्व में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है इन जनरल लाइफ, तो आप उसको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। अब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं आपके दिमाग में चीजें चल रही होती हैं कि उस प्रॉब्लम में मेरी ड्यूटी क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं रिजल्ट क्या लेके आऊंगा, या उस प्रॉब्लम में मैं अपने करेक्टर को कैसे जस्टिफाई कर पाऊं। तो जब भी प्रॉब्लम आती है उसमें करेक्टर, ड्यूटी और रिजल्ट दिमाग में होते हैं कि मैं एज एन इंडिविजुअल उस प्रॉब्लम में, सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता हूं, दैट विल बी योर करेक्टर। वो बोला जाता ना कि पुट अ पर्सन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इफ यू वांट टू जज द करेक्टर ऑफ अ पर्सन। तो वही करेक्टर और वही आपका क्या है, उस प्रॉब्लम का मैं एंड कैसे सही करूं, रिजल्ट कैसे अचीव करूं, और उस प्रॉब्लम में मेरे धर्म क्या है, ड्यूटी क्या है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखेंगे व्हेन वी विल सॉल्विंग द डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस। अब ये हो गया हमारा जो हम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। अब थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैंने आपको बता दिया हमें कीवर्ड्स भी यूज करने हैं, और वही कीवर्ड्स आपके आंसर को स्पेसिफिक बनाएंगे। और हमें एक चीज करनी है बस, हमारा टारगेट है 7 to जो 8 मार्क्स हैं इसको 11 to 12 लेके जाना है। ये हमारा सिंपल सा फंडा है और ये हम कर देंगे। वो 3 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, प्रैक्टिकल आंसर, स्पेसिफिक आंसर एंड फिलोसॉफिकल आंसर। और ये सारी चीजों जो हो रही हैं ये किसके कंटेक्स्ट में हो रही हैं कि आप अपने आंसर को क्या करोगे, कंटेक्चुअलाइज करोगे। और जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो डिसीजन मेकिंग, एज्यूम करोगे मैं सच में क्या हूं, एसडीएम, तब आप आंसर क्या बना पाओगे, एसडीएम मतलब जो भी पोजीशन आपकी होगी अथॉरिटी की, तभी आप आंसर को प्रैक्टिकल बना पाओगे। नहीं तो क्या बोलोगे, हर चीजों को आप आइडियल तरीके से सॉल्व कर दोगे। और ट्राई करना है क्योंकि ये पंजाब पीसीएस का एग्जाम है, तो अगर पंजाब स्पेसिफिक एग्जांपल दे पाओ दैट विल बी एन एक्स्ट्रा एज। तो आपको पंजाब स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी ऐड करनी है। जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से थीम्स करवाऊंगा, आप उन थीम्स को सुनते रहें यहां पे और अपने कीवर्ड लिखते रहें, और उन कीवर्ड के बेसिस पे अपने आंसर में उन कीवर्ड्स को ऐड करें, आपका आंसर स्पेसिफिक बन जाएगा एंड यू विल गेट मोर मार्क्स इन दोज 3 क्वेश्चंस। और अगर आपको अपने आंसर को अलग बनाना है तो यू कैन यूज फ्लो चार्ट ऑल्सो। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कई बार हम फ्लो चार्ट से एग्जामिनर को ये बता देते हैं कि इस प्रॉब्लम में जो मेरा ब्रॉडर गोल है और मैं कैसे उसको अचीव करूंगा, उसको कुछ डायग्राम में बना के आपने दिखा दिया। मान लो आपने ऐसे कोई डायग्राम बनाया ऐसे, जिसमें आपने दिखा दिया कि मेरे पास ये ऑप्शन है, ऐसे करके मैं ये कर दूंगा। तो दीज काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स आर आल्सो यूजफुल, जो यूपीएससी में टॉपर बनाते हैं, पीपीएससी में भी ये चीज काम करेगी। और यही चीज ध्यान में रखनी है। और जब भी आप कुछ लिखें कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, तो बता दें उसको ऐसा कैसे और ऐसा क्यों। इसको स्टार मार्क कर लें कि बस यही प्रॉब्लम है, और जो ऐसा क्यों और कैसे, और साथ में क्या लिखनी है आपको, एग्जांपल्स। और जो आप यहां पे लिख रहे हैं वो पॉइंट क्या होने चाहिए, ये एग्जांपल लिख रहे हैं और आप मतलब ये कोई एक्स वाई जेड होना चाहिए, कैसे होगा, क्यों होना चाहिए, एग्जाम्पल। और जो लिख रहे हैं सारा क्या लिख रहे हैं, अपने आप को मान के लिख रहे हैं कि मैं क्या हूं, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हूं। तो आंसर शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, नॉट आइडियलिस्ट। आपको यहां पे सोक्रेटिस नहीं बनना है कि मैं बताऊंगा कि कैसे, प्लेटो नहीं बनना है कि कैसे आइडियल स्टेट आएगी। आपको बताना है कि ठीक है, इंसान ने ही सोसाइटी बनाई है और इंसान को समझ भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप डीएसपी हैं और किसी एरिया में कोई क्राइम होता है, वो क्राइम मान लो उसका इंटेंसिटी कम है, तो पहले सॉल्व किया जाता है कि कम्युनिटी खुद बैठ के उसको सॉल्व कर ले। पहले कम्युनिटी खुद बैठे। आप जाएंगे ना कि मान लो डीसी हैं, उनके पास भी उनकी भी कोर्ट होती है, तो वहां पे भी जब लोग बैठते हैं तो पहले ट्राई किया जाता है कि आपस में आर्बिट्रेशन हो जाए, आपस में कंसिलिएशन हो जाए, आपस में आपस में आर्बिट्रेशन हो जाए, कंसिलिएशन हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए, ताकि ये क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स हैं, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं। और ये चाहते हैं कि डीएसपी भी ये चाहता है कि केस कोर्ट तक ना जाए। कोर्ट में चीजें होती हैं ए वर्सेस बी, और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ए वर्सेस बी में पार्टीज एनिमीज बन जाती हैं, और यहां पे सलाह मशवरा हो जाता है, और ट्राई होती है कि जो चीज कम्युनिटी लेवल पे सॉल्व की जा सके, देन व्हाई टू टेक इट एट द लेवल ऑफ स्टेट। तो ये समझ लें कि इंसान पहले सोसाइटी बनाता है, फिर क्या बनाता है, स्टेट बनाता है। तो अगर जो भी चीजें सोसाइटी लेवल पे कवर हो सकती हैं, तो उनको स्टेट लेवल पे लेके क्यों जाना। ये आपका संविधान है, लॉ है, यहां जा सकते हैं, पर स्टेट शुड बी योर लास्ट गोल, क्योंकि स्टेट में जाके तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा। मेन चीज क्या है, आप उसको सोसाइटी के लेवल पे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, यही आपको ध्यान में रखना है। आपको ये नहीं बनना कि भाई मैं क्या करूंगा, मेरे पास पावर है, पावर का यूज करूंगा, सोल्यूशन आ गया है। वो सोल्यूशन होलिस्टिक नहीं है, वो सब्सटेंशियल नहीं है। वो तभी होगा जब आप सभी को इन्वॉल्व करके चलेंगे, और तभी एक आइडिया आता है कि जब भी कभी आपकी क्या है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है, पहले उससे क्या निकालो, उसमें कौन कौन से आपके स्टेक होल्डर हैं, और उन स्टेक होल्डर के हिसाब से क्या करो, आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करो कि सारे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि किसी को यह ना लगे कि उस सिचुएशन में मुझे नहीं पूछा गया। एंड दैट विल बी बिकमिंग अ मोर सब्सटेंटिव सोल्यूशन, जो कि बहुत लंबे तक चलेगा, ना कि बहुत ही कम देर तक। वो तब होता है जब आप क्या करते हो, स्टेक होल्डर अप्रोच को अप्लाई करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है, तो वहां पे अगर आपको पता है कि भाई एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक्स एक्ट है, अब आप बताओगे कि भाई इस लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, तो उसमें गलत कुछ नहीं है, पर आपको यह बताना पड़ेगा कि उस लॉ का कौन सा सेक्शन है। जैसे मान लें आपने बताया एनडीपीसी एक्ट है, इसको इंप्लीमेंट करें, तो वहां लिखें सेक्शन 21, 22, 27A कि भाई यहां पे 21 में पोजेशन की बात की गई, 22 में ट्रैफिकिंग की, 27A में फाइनेंसिंग ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की गई है। ये सेक्शन आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आपने बता दिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में 1940 में बताया गया है कि केमिस्ट किसी भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को बेच नहीं सकता विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 80। दैट विल मेक योर आंसर स्पेसिफिक। अगर मान लो आपने ये बताया, वैसे आप बताओगे, मान लो कोई भारतीय जो नए अधिनियम एक्ट्स आए हैं, जो सीआरपीसी या आईपीसी को जिन्होंने रिप्लेस कर दिया है, उन एक्ट्स के सेक्शंस भी बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप बात कर रहे हो कि हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम है, अब ऑर्गेनाइज क्राइम में एक क्राइम कौन सा है, ड्रग ट्रैफिकिंग, तो बताओ कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कौन से लॉ में हुई है, कौन से सेक्शन में हुई है, तभी आपके आंसर क्या बन पाएंगे, स्पेसिफिक बन पाएंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लें कोई डाउट है तो, पर हम आपको आज इस लेक्चर में आइडिया दे रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हमें कैसे डिसीजन मेकिंग को अप्रोच करना है। इसके सेशंस आगे हर रोज इसी टाइम पे आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली, जितना भी टाइम लगेगा। जैसे हमने स्टैट्स को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, इसको भी हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टॉपिक है आपका GS4 का सेक्शन 3। ठीक है, अब जैसे यहां पे क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम मेंशन्ड है, आपको बताना पड़ेगा सेक्शन क्या है, सेक्शन 111। तो आपको बताने पड़ेंगे कि कौन से सेक्शन में ये है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा है ना भारतीय न्याय संहिता, तो आप बताएं कि भाई भारतीय न्याय संहिता में इस सेक्शन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हुई है, और मैं इसके अंदर बता रहा हूं कि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, पर कैसे एंड क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई अगर लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहे तो सरकार की जो अथॉरिटी है वो लेजिटिमेट नहीं है। लेजिटिमेसी तो प्रिंसिपल दिया है किसने, वेबर ने। तो अब वेबर का नाम लिखेंगे, बताएंगे कि ऐसा कैसे हो कि लॉ इंप्लीमेंट हो पाए। यू कैन यूज टेक्नोलॉजी, यू कैन यूज इंटेलिजेंस, वो आपको बताना पड़ेगा कैसे हो ये।
कि आजकल हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या करें, ड्रग ट्रैफिकर्स को नैब कर पाए। एग्जाम्पल बताएं कि हमारी जो नेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग पॉलिसी है उसमें हम क्या लेके आए हैं और क्यों करना है, बिकॉज लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट मेंटेन रहे। तो हाउ और वाई नहीं भूलना है। तो हमने जो ड्रग ट्रैफिकिंग का वैसे एग्जाम्पल लिया समझने के लिए, कल हम इसको अच्छे से करेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग को, फिर एक एक थीम उठाते रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, ताकि आपके टॉपिक्स क्या होते रहे, कवर हो जाए। तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। तो कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, विल एड्रेस योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।